मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस संकल्प के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस तरह पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी स्टडी इट, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कि व्हाट इज नीड इट, हमें इसकी आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मतलब हमें कोई भी पदार्थ है, उससे हमें केमिकल यानी कि रासायनिक अवस्था को, उसके रासायनिक अवस्था को अध्ययन करने के लिए हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट हमारा टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब ये क्यों डिफरेंट होता है डिफरेंट कंपाउंड से। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली पढ़ा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि बेसिकली 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज द आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दो एलिमेंट हो, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो एंड एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मतलब जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, जो हमारे प्राइमरी मेटल्स होते हैं। जैसे कि हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल होता है मेनली NaCl। इसमें Na क्या होता है? Na प्लस फॉर्म में पाया जाता है एंड Cl माइनस फॉर्म में पाया जाता है। क्लोराइड आयन हमारा माइनस फॉर्म में पाया जाता है, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और NaCl पर में सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि हम सोडियम की बात करेंगे तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5 होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल 3s है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एंड यदि हम क्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या चाहेगा, जो हमारा ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, क्योंकि Na प्लस इजिली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2s2 2p6 सेकंड सेकंड सेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह क्लोरीन हमारा है जिसकी थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा कि Na जो सोडियम एटम है हमारा, वो कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। वो क्लोरीन क्या करेगा? हमारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड परस्पर इस तरह बनता है जैसे कि हमारे पास हम दो लोग हैं, एक लोग के पास मतलब रुपए हैं, एक लोग के पास नहीं है। तो हम अपने फ्रेंड को यदि 1 या 2 रुपए दे देते हैं तो इस तरह उसका भी मतलब काम हो जाएगा और हमारा भी वर्क हो जाएगा। फिर हम दूसरा बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह बनते हैं जो म्यूचुअल मतलब कंप्लीटली हम इलेक्ट्रॉन का डोनेट नहीं करते हैं, बल्कि जैसे कि हम अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो हमारे पास जैसे CH4 है, मेथेन है, CH4 है, मेथेन, ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन 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 के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा कि कार्बन, हम बात कर रहे थे CH4 की। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये परस्पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे
इससे अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा कार्बन है, उससे भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। अगर ये हम देखेंगे तो कार्बन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन का भी। हाइड्रोजन क्या होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, ये डबलेट कंप्लीट करता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। ये हमारा डबलेट कंप्लीट करता है, तो इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको हम, ये हमारा क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कार्बन यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। नेक्स्ट हमारा था, अब हमने डिस्कस कर लिया है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देन हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि आयनिक बॉन्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट कर लिया है। देन हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली किस तरह फॉर्म होता है, जैसे हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया में क्या है हमारे पास, अमोनिया पहली बात तो 15 ग्रुप का नाइट अमोनिया में जो हमारा सेंटर अमोनिया में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, हमारा 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। देन इसके पास क्या बचेगा, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोन पेयर बेसिकली कहते हैं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास हमारे पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक लोन पेयर है। सेकंड कंपाउंड यदि हम देखें, BCl3। BCl3 BCl3 में जो हमारा बोरान है, बोरान हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन हमारा 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान क्या करेगा कि क्लोरीन के 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि उसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास जो बोरान एटम है उसके वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो सेंट्रल एटम है हमारा बोरान क्लोराइड का, उसके वैलेंस शेल में अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि ये नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली फॉर्मेशन होता क्या है, ये कंप्लीटली जो यहाँ पर लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा BCl3 को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के साइन से डिनोट करते हैं। एरो का हेड जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है उसकी ओर होता है, और जो उसका टेल होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसकी ओर होता है, या फिर इसको हम बेसिकली इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं।
बेसिकली इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हमारे पास यहाँ चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी तक हमने केवल थ्री थ्री टॉपिक स्टडी किए हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसी की स्टडी फर्दर स्टडी हम किसमें करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो लोन पेयर दे रहा है, देन हम मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली हम ये चीज समझ चुके हैं कि उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा और भी अभी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा होगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो सॉल्ट हमारे पास मेनली अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल सॉल्ट होता है, जैसे कि हमारे पास यदि हम बात करें NaCl की, सॉल्ट सॉल्ट में बेसिकली हमारे पास एक होते हैं सिंपल सॉल्ट, दूसरे हम कह सकते हैं डबल सॉल्ट, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में मेनली क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जैसे कि हम बात करेंगे सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल्स, हम यदि बात करेंगे बेसिकली NaCl है, KCl है। NaCl तो बेसिकली हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, KCl है। अगर हम डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो डबल सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, डबल सॉल्ट में बेसिकली हमारे पास यदि हम बात करेंगे डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट में हमारे पास बेसिकली होता है पोटास एलम। पोटास एलम को हम फिटकरी के भी नाम से जानते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है K2SO4। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पोटास एलम है। पोटास एलम का केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम जनरली बेसिकली इसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या होता है, यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बेसिकली ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। हमें कौन से आयंस मिल जाएंगे, एक तो इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम मिल जाएगा, सल्फेट आयन हमें प्राप्त हो जाएगा, देन एल्यूमिनियम है और हमें एल्यूमिनियम आयन भी मिल जाएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये पोटास एलम है जो फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जिस्टेंस सॉलिड फॉर्म में होता है। ये एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। देन अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर से यदि हम इसकी रिएक्शन करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, दो पोटेशियम आयन मिल जाएंगे एंड फोर सल्फेट आयन मिल जाएंगे, थ्री एल्यूमिनियम आयन मिल जाएंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहीं पे हमारा डिफरेंस आता है
बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। उसकी हम फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे, हमारे पास एक कंपाउंड होता है K3FeCN6। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको हम पोटेशियम फेरी हेक्सासाइनाइड भी कहते हैं। K3FeCN6 यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। केवल हमारे पास ये क्या है, कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, बल्कि ये केवल 3 पोटेशियम प्लस आयन मिल जाएंगे एंड FeCN6 3 प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें आयरन Fe3 प्लस नहीं मिलेगा, 6 साइनाइड आयन नहीं मिलेंगे, बल्कि ये केवल 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। 3 पोटेशियम प्लस आयन मिल जाएंगे और एक हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल जाएगा। यहीं पर हमारा बेसिकली डिफरेंस होता है कि जो हमारे डबल सॉल्ट होते हैं वो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, बल्कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। देन अब हम स्टडी करेंगे कि हमें डिफरेंस तो मिल गया, की डिफरेंस मिल गया कि हमारे पास डिफरेंस क्या होता है डबल सॉल्ट में एंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। देन हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा पोटेशियम आयन, इसका क्या नाम होता है। देन हम इस पार्ट का क्या नाम होता है। देन इसमें एक हमारे पास मेटल है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पर भी एक साइनाइड है, इसका भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। देन अब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिकली देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। भाई के थ्री एफिशिएंसी से देखिए, ये हमारा जो हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, या इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये हमारा क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो हमारे पास मेटल आयन है, उसको हम कहते हैं काउंटर आयन। बेसिकली अब हम यहाँ पर समझ गए, जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो काउंटर आयन होता है, दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और काउंटर आयन बाहर होता है। देन जब हम इसकी अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो केवल हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल जाता है, दूसरा हमारे पास क्या मिल जाता है, काउंटर आयन, केवल 2 ही आयन मिलेंगे। देन अब हम बात करेंगे कि काउंटर आयन बेसिकली क्या है, एक हमारे पास कैटायन है, ये कैटायन भी हो सकता है एंड एनायन भी हो सकता है। देन हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास एक मेटल एटम है, दूसरा हमारे पास लिगैंड है। तो मेटल एटम क्या होता है, जिसको हम हम बेसिकली बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की केवल। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, जिस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हमारे पास मेटल एटम है, जिसको हम सेंट्रल
सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन कहेंगे, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे या आयन कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। फिर हमारे पास साइनाइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। साइनाइड माइनस है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली लिगैंड कहते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आ गई कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है, दूसरे हमारे पास लिगैंड क्या होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होते हैं बेसिकली 3D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 3D ब्लॉक का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तभी वो लिगैंड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे कि FeCl6 है, तो Fe क्या है, Fe यहाँ पर +3 फॉर्म में पाया जा रहा है। +3 फॉर्म में पाया जा रहा है, तो Fe +3 फॉर्म में पाया जा रहा है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, तो 4 फर्स्ट ऑफ ऑल अब Fe एटम की बात करेंगे। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। यदि हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हो जाएगा 4s2 3d6। भाई 4s2 3d6 है। अब हमारा +3 में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो क्या होगा भाई, आउटर मोस्ट सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल हमारी 4s है। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने देखा कि हमने 4s को पहले लिखा हुआ है, 3d6 को बाद में लिखा हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होती है वो N+L रूल से होती है, अबाउ रूल से होती है। वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम N+L रूल यूज करेंगे, N+L रूल, तो N क्या है भाई, N क्या होता है, N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 11 में कि हमारे पास N क्या है, N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। N L हमारा क्या है, L हमारा एजीमुथुअल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग की हुई है, हमें पता है कि 4s आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन फिर भी हमने उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया हुआ है। 21 है तो 15 है, 26 है। यदि हम इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, 1 मिनट, 1s2, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लिख रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6। अगर हम यहाँ पर N+L रूल को यूज करें, जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो अबाउ रूल से N+L रूल का यूज करके N+L रूल का यूज करके फिल किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे भाई 1s है, L की वैल्यू की बात करेंगे, L हमारा सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है, जिसकी S सबसेल के लिए वैल्यू 0 होती है, P सबसेल के लिए 1 होती है, D सबसेल के लिए वैल्यू 2 होती है, F के लिए 3 होती है। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो हमारे पास आउट जो सेल नंबर होता है, जो यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है, ये हमारा क्या है, N है। जैसे हम 1s और 2s की बात करेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, तो 1s है तो N+L करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 N की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगा। 2s करेंगे, 2s के लिए देखेंगे तो 2 है और S के लिए L की वैल्यू 0 है तो 2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसके लिए 1 आ जाएगा N+L, इसके लिए 2 आ जाएगा। देन हमारे पास 2p6 है। जब N+L वैल्यू सेम हो जाती है, देन हम जिनमें N की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करते हैं। जिसमें N की वैल्यू कम होती है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे कि अब हम बात करें यहाँ पर 3s2 है, 3p6 है, 3s2 3p6 है। देन हमारे पास हमें फिल करना है। अब हमारे पास है 3d है एंड 4s है। हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, यदि हम N+L रूल का यूज करें, इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, 3 N है, L की वैल्यू 2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3d के लिए। और 4s के लिए कितना हो जाएगा, 4s के लिए कितना हो जाएगा, तो 4s के लिए हमारे पास 4 + 0 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली पता चल गया कि हमारे पास 4s क्या है, 4s पहले फिल किया जाएगा इन कंपैरिजन टू 3d।
देन हमारे पास 3D फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए आउटर मोस्ट सेल हमारा अभी भी 4s है। जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम सबसे पहले 4s से निकालेंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल है। देन यहाँ पर 4s2 3D6 हो जाएगा। देन ठीक है, तो अब हमें Fe3 लिखना है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे। देन यदि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ओनली लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s0 3D5। मतलब अब D क्या है, D 3D है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा। और हमारे जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो जाएगा, जिससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे साइनाइड से। तो बेसिकली हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन वे स्पीसीज होते हैं जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे पास लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड बेसिकली वे स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज में इसमें एटम आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जिनके पास एटलीस्ट क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और वे उस एक लोन एटलीस्ट एक लोन पेयर होता है, तथा जो कैपेबल हो टू डोनेट दिस लोन पेयर, मतलब कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या आयन है, वो लिगेंड की तरह कब एक्ट करेगा, वो लिगेंड की तरह तभी एक्ट करेगा जब उसके पास एक लोन पेयर हो, एटलीस्ट एक लोन पेयर हो। एक से ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, देन वो उसको डोनेट करेगा। जैसे बेसिकली हम बात करें साइनाइड है, हमारे पास जैसे और भी लिगेंड हो सकते हैं। लिगेंड एग्जाम्पल्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, वाटर है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के भाई ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर सेंट्रल आइटम है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं, तो हमारे पास कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हमारे पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास 2 बेसिकली 2 लोन पेयर हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा है, ये हमारा लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। दूसरा हमारे पास हो जाएगा जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल के पास भी एक लोन पेयर है, ये भी बेसिकली हमारा लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। फिर आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन। जैसे ये तो अभी हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, अब हम आयनिक स्पीशीज की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्लोराइड आयन भी है। क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो इसके पास बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके पास बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब हमारे पास वाटर है, अमोनिया है, क्लोराइड है, ये बेसिकली हमारे पास लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। देखिए अभी हमने बेसिकली क्या समझा हुआ है, हमने केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये समझा हुआ है कि उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक हमारे पास काउंटर आयन होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेसिकली क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेसिकली एक सेंट्रल मेटल एटम पाया जाता है, दूसरा हमारे पास लिगैंड पाया जाता है। देन हमने देखा लिगैंड क्या होते हैं। लिगैंड वे स्पीशीज या आयन होते हैं जिनके जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो और वो उसको डोनेट करने के लिए मतलब एबल हो, मतलब उसको डोनेट कर सकें। देन हमने देखा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी लिगैंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, या फिर वो आयनिक स्पीशीज भी हो सकती है, जैसे क्लोराइड है। यहाँ पर और हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्लोराइड लिख दिया, हाइड्राइड आयन लिख सकते हैं, H माइनस, इस पर भी एक लोन पेयर है, हाइड्राइड है। एंड हमारे पास और भी इसके जैसे कार्बोनिल CO ग्रुप भी हमारा लिगैंड की तरह एक्ट करता है। जैसे PS3 है, फॉस्फीन मॉलिक्यूल भी लिगैंड की तरह एक्ट करता है। देन ये हमारे पास लिगैंड हो गए बेसिकली। हमने अभी तक कवर किया है केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरे हमारे पास लिगैंड्स होते हैं।
लिगेंड का बेसिकली हमने देखा, अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन भी होता है। ये कैसे डोनेट कर रहे हैं, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये मोनोडेंटेड होते हैं, बाइडेंटेड होते हैं या ट्राइडेंटेड होते हैं। जैसे कि मतलब 1 लोन पेयर ये डोनेट कर रहे हैं तो मोनोडेंटेड है, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं एट अ टाइम तो वो बाइडेंटेड है। अगर एट अ टाइम 3 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम को तो ट्राइडेंटेड होते हैं। देन बेसिकली हमने लिगेंड देखा, देन हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक और बात होती है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सेंट्रल मेटल आइटम। भाई सेंट्रल मेटल आइटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल था K3 K3 FeCN6। तो K3 FeCN6 में भाई जो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल, अब हम इतना तो अंडरस्टैंड हो चुके हैं, इतना समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या है। भाई ये हमारे पास काउंटर आयन है जो बाहर है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें हमारे पास ये एटम क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। फिर सेकंड पार्ट क्या है, ये हमारे पास लिगैंड है। तो इसमें कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है। हमारे पास जो साइनाइड आयन होता है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि साइनाइड आयन भी हमारा लिगैंड की तरह एक्ट करता है। साइनाइड आयन है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मोनोडेंटेड लिगैंड होता है। यहाँ पर 6 साइनाइड अटैच हुए हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम को 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली वो होता है कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या फिर कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है बाय द लिगैंड, लिगैंड के द्वारा वो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। देन बेसिकली अभी हमने यही पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अभी हम बेसिकली इसकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसे ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आईयूपीएसी नेमिंग। उस तरह अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेवलप कैसे हमारा, सबसे पहले यदि हम जाएं फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में हमने दिखा था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम इतना तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो उसके लिए हमने बेसिकली सबसे पहले देखा कि उसमें किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है। बेसिकली उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। देन हमने देखा वो डिफर कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बेसिकली होते हैं। फिर हमने देखा कि वो कैसे डिफरेंट होते हैं डबल सॉल्ट से। भाई डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट जैसे कि हमारा फिटकरी है, पोटास एलम है, या फिर हमारे पास एक मोहर सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट का फार्मूला होता है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये भी हमारा एक डबल सॉल्ट है। यदि हम इसकी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। भाई Fe2 प्लस SO4 2 माइनस 2 अमोनियम आयन प्लस SO4 2 माइनस, तो हमारे पास तो ये हमारे पास सल्फेट आयन बेसिकली। अब हमने डबल सॉल्ट देख लिया, डबल सॉल्ट की बेसिकली इसका नाम क्या होता है, इसको हम मोहर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, मोहर सॉल्ट, ये इसका कॉमन नेम है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट भी हमारा एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है। देन हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे K3 FeCl6 हमने देखा। उसको यदि हम आयन में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, आयन में डिसॉल्व करते हो तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। देन हाउ वी स्टडी इट। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब फर्स्ट डिस्कवर हुए तो इनकी स्टडी कैसे की गई थी। इनके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरी आई, जिसको हम वर्नर थ्योरी कहते हैं। वर्नर थ्योरी। देन बेसिकली अभी तक हमने केवल यही कंप्लीट किया है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देन हाउ वी स्टडी इट, इसको कैसे स्टडी किया गया था। हमारे पास फर्स्ट थ्योरी आई थी वर्नर थ्योरी।
वर्नर थियरी, तो वर्नर थियरी किस लिए आई थी? तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास वर्नर, जिन्होंने वर्नर थियरी दी। इन्होंने फर्स्ट स्टडी की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल 1893 में आई थी। फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमारे पास वर्नर थ्योरी 1893 में पब्लिश हुई थी। इसमें बेसिकली इन्होंने इसका यूज क्या था? बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन एंड उसकी स्टडी के लिए, उनकी स्ट्रक्चरल स्टडी करने के लिए ये थ्योरी डेवलप की गई थी। इन्होंने बताया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं। इन्होंने फर्स्ट कंपाउंड यूज किया था, जैसे कि बेसिकली वर्नर थ्योरी आई, तो इसके कुछ हमारे पास पोस्टुलेट थे कि हमारे पास बेसिकली जो मेटल आयन होता है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। पोस्टुलेट ऑफ कोऑर्डिनेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। भाई एक थ्योरी है तो उसके कुछ पोस्टुलेट होंगे, मतलब कुछ उसके एजम्पशन होंगे। एजम्पशन क्या है? पहला ये था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। सेंट्रल मेटल हैव सेंट्रल मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। टू टाइप वैलेंसीज का मतलब ये होता है कि वो जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी की वैलेंसी होती है। तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास टू टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वैलेंसी, यदि हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इसको हम बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको हम बेसिकली मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अब हमारे पास पहला पोस्टुलेट यही था कि सेंट्रल मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। इसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर के भी नाम से जानते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो बेसिकली इसका ये पोस्टुलेट यही था कि बेसिकली जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं और वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल होती है एंड नॉन डायरेक्शनल होती है एंड नोटेड बाई डॉटेड लाइन।
तो हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नॉन डायरेक्शनल का मतलब है जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करेगी। दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये डायरेक्शनल इन नेचर होती है। डायरेक्शनल इन नेचर होती है मतलब ये जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी कंपाउंड के ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब उसका शेप ज्योमेट्री एंड शेप को डिफाइन करेगी। देन डायरेक्शनल इन नेचर हो जाएगी और इसको हम और ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था हमारा नेक्स्ट कंपाउंड इससे पहले का कंपाउंड हमारा था K3FeCl6। K3FeCl6 था। उसमें हमारे पास जो साइनाइड था वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था K3FeCl6 में। वो नॉन आयोनाइजेबल थी। जब हमने उसको वाटर में हाइड्रोलिसिस किया था आयोनाइज नहीं हुई थी बल्कि वो नॉन आयोनाइजेबल होती है एंड वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है एंड डिफाइंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिफाइंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको हम कैसे ड्रा करते हैं तो इसको हम लाइन से डिनोटेड बाय लाइन। तो इसको हम किससे ड्रा करते हैं लाइन से डिनोट करते हैं। देन हमने यहाँ पर बेसिकली यही पॉस्टुलेट था और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है डिनोटेड बाय लाइन एंड आयोनाइजेबल होती है एंड आयो आयोनाइजेबल होती है मतलब ये आयोनाइज हो जाएगी। जैसे कि अब हम अपने प्रीवियस एग्जांपल पे यदि हम जाएं जैसे हमारे पास क्या था K3FeCl6 था। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करें हमारे पास जो जैसे हम वही एग्जांपल लें जो हमने प्रीवियस लिया था K3FeCl6। तो इसमें भाई क्या है जैसे ये हमारी थ्योरी यही कहती है कि जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी क्या है यहाँ पर K3FeCl6 में प्राइमरी वैलेंसी क्या है जो हमारे पास काउंटर आयन है भाई ये 1 मिनट। यहाँ पर इसके लिए एक हम नया एग्जांपल चूज कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास है COCl3 डॉट 6NH3। इस कंपाउंड को बेसिकली जो हमारे वर्नर थे उन्होंने प्रिपेयर किया था। इन्होंने किया क्या था जैसे COCl3 6NH3 है इन्होंने डिफरेंट रेशियो में अमोनिया को लेकर डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर किए थे। जैसे अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएं इन्होंने क्या किया था सबसे पहली बात COCl3 लिया कोबाल्ट क्लोराइड है। CO क्या है ये हमारे पास नॉट COC कोबाल्ट है कोबाल्ट है देन क्लोरीन है COCl3 डॉट 6NH3 ले लिया फर्स्ट रेशियो था। दूसरा इन्होंने क्या लिया इन्होंने डिफरेंट रेशियो में इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था लैब में। इसमें इन्होंने क्या किया था अमोनिया को बाहर ले लिया देन अमोनिया 5 अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए। देन इन्होंने क्या किया 4 अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए। देन इन्होंने क्या किया ओनली 3 अमोनिया मॉलिक्यूल लिए। देन बेसिकली यदि हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं जैसे CO है अमोनिया एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो बेसिकली प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो सकती है आयन भी हो सकता है। 1 मिनट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल इन नेचर होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डिनोटेड बाय लाइन एंड फर्स्ट क्या था डायरेक्शनल इन नेचर है। सेकेंड
डायरेक्शनल इन डायरेक्शनल इन नेचर थी। फर्स्ट क्या था, डायरेक्शनल इन नेचर होती है। दूसरा हमारे पास पॉइंट था नॉन आयोनाइजेबल होती है, डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड सेटिस्फाइड बाई। हमारे पास इसके बाद पॉइंट क्या है, सेटिस्फाइड बाई मॉलिक्यूल्स और आयंस। और यहाँ पर इन्होंने कहा था जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बेसिकली वो बेसिकली क्या होती है, निगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाइड होती है। वेल COCl3 अमोनिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोबाल्ट हो गया एंड 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट है, अमोनिया है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अभी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्या होती है। जब स्टेरिक नंबर 6 है, 6 यहाँ पर अमोनिया है, तो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। और जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है, मतलब ये इस कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिफाइन करेगी, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। वो बेसिकली जैसे कि अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे हुई है, तो इसको डिफाइन करने के लिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई थी जो बीबीटी थ्योरी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि इसका ऑक्टाहेड्रल ही क्यों है। देन एंड ये तो हो गई है हमारा ज्योमेट्री डिफाइन। तो हमारे पास जैसे 3 क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन क्या होते थे, देखो ये प्राइम सेकेंडरी वैलेंसी थी, तो इसको स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ किया है, ये इस कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहा है। देन अब हमारे पास जैसे 3 क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन क्या है, ये हमारे पास इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनको हम किस लाइन से, इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे और इसको हम कहीं भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लोरीन लगा दिया, दूसरा क्लोरीन हमने डॉटेड लाइन से। जैसे यहाँ पर एक क्लोरीन लगा सकते हैं, बेसिकली 3 क्लोरीन है, उन्हें हम कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। देन हमारे पास सेकंड जो इनका कॉम्प्लेक्स था, ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरे को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि कोबाल्ट बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पर 6, कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बेसिकली 6 लिगैंड यूज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया के न्यूट्रल लिगैंड केवल 5 हैं, मतलब एक क्लोरीन एटम जो है यहाँ पर, ये प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह एक्ट करेगा। जब ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट करेगा तो ये आयोनाइजेबल नहीं रहेगा, मतलब कि यहाँ पर हम COCl3 बेसिकली इस तरह लिखा जाएगा। देखो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या थे, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल थे, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे जिन्होंने कोबाल्ट के साथ क्या किया, वही डोनेट किया। यहाँ पर कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 क्लोरीन रिक्वायर्ड हो एज अ काउंटर आयन।
देन यहाँ पर क्या हमारे पास केवल 5 अमोनिया मॉलिक्यूल थे। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम भी एज अ लिगैंड एक्ट करेगा। तो वो लिगैंड एक्ट करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाएगा। यानी कि अब हम इस मॉलिक्यूल की यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड नंबर कंपाउंड की, तो केवल हमारे पास 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। भाई अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पा इसकी अगर हम इसको डिसोसिएशन करेंगे तो हमारे पास 3 क्लोराइड आयन मिल जाएँगे एंड हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल जाएगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा एंड अमोनिया मॉलिक्यूल हो जाएंगे 6। देन बेसिकली यदि हम बात करें सेकंड कंपाउंड की, तो CuCl3.5NH3 था। तो यहाँ पर केवल 2 क्लोराइड आयन है, केवल 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे यदि हम इसका डिसोसिएशन करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर केवल 1 क्लोराइड आयन मिलेगा यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास 0 क्लोराइड आयन मिलेंगे। यदि हम इनके नेक्स्ट पेज में जाएँ और इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या था, हमने फर्स्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या था, CO था, NH3 का होल 5 था, Cl था, Cl2 था। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्लोराइड आयन एज अ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ सेटिस्फाई करेगा। ये देखो, ये क्लोराइड एटम जो हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोबाल्ट की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है। यदि हम इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो हमारे पास 2 रेस्ट क्लोरीन एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। उनको हम कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है। देन अब हम यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेट पार्ट मिल जाएगा हमारे पास बेसिकली। देन हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या था, यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोराइड आयन हैं जो बेसिकली एज अ प्राइमरी वैलेंसी भी एक्ट कर रहे हैं एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी एक्ट कर रहे हैं। तो ओनली प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहे हैं, वही केवल आयोनाइजेबल इन नेचर हो जाएंगे। यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 क्लोराइड आयन मिल जाएगा, केवल 2 आयन मिलेंगे, 1 क्लोराइड आयन मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें मिल जाएगा। देन थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये था, बेसिकली ये हमारे पास है। फिर यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, अभी हम अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट नहीं होगा। चाहिए हमारे पास केवल एक थियरी प्रोड्यूस की थी वर्नर ने। उन्होंने तीनों
चारों कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया था डिफरेंट रेशियो में अमोनिया मॉलिक्यूल को लेकर। लेकिन अगर हम इसके अब बात करें कि इसको कैसे, इसके एविडेंस क्या है? एविडेंस बेसिकली क्या होता है, यदि हम इसका इसके एविडेंस बेसिकली ये है, यदि हम इसका कंडक्शन मेजरमेंट कर लें, मतलब कंडक्टिविटी को मेजर करें, तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, जो किसी भी हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा उसमें जो मूवमेंट ऑफ आयन हो जाएगा वही बेसिकली कंडक्शन ऑफ आयन हो जाएगा। यदि हम कंडक्शन मेजरमेंट करेंगे तो इसका सबसे कम हो जाएगा क्योंकि आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ है। इसमें हमारे पास केवल 2 आयन्स मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे, इससे पहले वाले में हमारे पास बेसिकली 4 आयन मिलेंगे, तो उसका कंडक्शन मेजरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उससे आयन्स ज़्यादा हो जाएँगे। तो बेसिकली अभी तक हमने यही पढ़ा कि यदि हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में जाएँ, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हाउ वी स्टडीड, हमने ये भी देख लिया कि इसको कैसे स्टडी किया गया फर्स्ट टाइम। हमारे पास वर्नर थ्योरी आई, वर्नर ने एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन कैसे होता है। वैसे वर्नर थ्योरी, वर्नर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज से अवार्ड सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। देन हमने देखा हाउ वी स्टडी इट, देन हमने देखा व्हाई वी नीड इट। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं बहुत सी मेडिसिन में। जैसे कि हमने देखा है कि सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन का यूज एज अ कैंसर ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। सिस्प्लेटिन का यूज कैंसर ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। इसकी नीड होती है बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे पास यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन बेसिकली यदि हम इसको समराइज वे में देखें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे पास नॉर्मल कंपाउंड से, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है। देन वो डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हमने ये देखा। देन हमने देखा बेसिकली यदि हम अपनी स्लाइड्स में जाएं, सॉल्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने देखा। हमने बेसिकली देखा इससे पहले लिगैंड क्या होते हैं, मेटल लिगैंड्स क्या होते हैं, मेटल आयन क्या होते हैं, लिगैंड देखा, मेटल आयन देखा। वर्नर्स थ्योरी को हमने स्टडी किया कि वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है। वर्नर थ्योरी के हमने पोस्टुलेट देखे। वर्नर थ्योरी की बेसिकली 2 ही पोस्टुलेट थे कि मेनली यही था कि जो हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, मेटल के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, आयंस के द्वारा सैटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल मेटल एटम होती है। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो ओनली प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो आयोनाइजेबल इन नेचर होती है, वो आयोनाइज़ हो जाती है। देन हमने बेसिकली यहीं पर देन अब हम इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम यदि हमें स्टडी करना होगा तो हम इस चैप्टर में हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं बेसिकली। हम इसमें पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हमने जैसे आपको इसका ज्योमेट्री बताई, ये ज्योमेट्री कैसे आई, इसके लिए हम वीबीटी थ्योरी का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इसमें एक एडवांस थ्योरी होती है, अ, वीबीटी थ्योरी है, सीएफटी थ्योरी होती है, क्रिस्टल फील्ड लिगैंड थ्योरी होती है। देन बेसिकली हम इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, बस एंड कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं हाईली इंटेंस कलर होते हैं, उनके कलर का क्या रीजन होता है, ये हम इसमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मतलब इनका नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में इसका नेचर क्या हो जाएगा। देन थैंक यू। देन हम यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने पढ़ाया है उसको हम एंड करते हैं। थैंक यू।